नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में आज तमाम राजनीतिक मुद्दों को जरूर छुआ जाएगा, लेकिन शुरुआत में उस आम आदमी के जेब की बात, रसोई की बात जो बार बार आहत होती है तेल पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ ही। आइए जरा देख लेते हैं, दोबारा तेल की कीमत बढ़ी है हफ्ते भर के भीतर। जिस तरीके से कीमत बढ़ी है, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। दरअसल अब मुझे ये एक बताइए, स्थिति थी। आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? जब सरकार सत्ता में आई तब 71 रुपए था और आज की तारीख में 66 रुपए 29 पैसे हो चला है। ऊपर नीचे किस रूप में कैसे कीमतें लगातार घटती और बढ़ती रही, वो सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पे है। हर 3-3 महीने के गैप के बाद देख सकते हैं। शुरुआत में घटते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते हैं। सबसे कम 57 रुपए 31 पैसे तक फरवरी में जाते हैं और उसके बाद से छलांग लगाते हुए 66 रुपए 29 पैसे तक आ गए हैं। हम बुलेटिन के दौर में इस बात की भी कोशिश करेंगे कि दरअसल आपको बता पाएं कि दुनिया के अलग अलग देशों में तेल की कीमत क्या है, जिससे भारत को लेकर एक आकलन हो सके कि यहां तेल की कीमत और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया कहां है कीमत, बतलाएंगे जरूर। लेकिन आइए जरा टटोलने की बात यह है कि सत्ता के खिलाड़ी इस दौर में अपने अपने खेल खेल रहे हैं और सत्ता के खिलाड़ियों के इस दौर में शुरुआत में दिल्ली सरकार झगड़ रही है, लड़ रही है, अटक रही है। उपराज्यपाल सामने खड़े हैं। स्क्रीन पर 3 चेहरे बहुत साफ तौर पर कई चीजों को बयां करते हैं। मसलन उपराज्यपाल ने फैसला लिया कि अतिरिक्त प्रभार मुख्य सचिव का दे दिया गया। उसके बाद केजरीवाल सरकार ने आपत्ति जताई और कहा यह असंवैधानिक है, बाकायदा प्रेस रिलीज और चिट्ठी भेज दी। उसके तुरंत बाद घंटे की देर नहीं लगी कि उपराज्यपाल ने दोबारा एक प्रेस रिलीज इमरजेंसी के तौर पर जारी करते हुए संविधान की धारा का जिक्र करते हुए कहा कि आप गलत कह रहे हैं, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। उल्टे आपने ही एक महिला को सार्वजनिक तौर पर लाके खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट पर भी बात होगी, लेकिन इन सब से हट के एक और रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भी कई चेहरे हैं। एक तरफ चेक, दूसरी तरफ कश्मीर की बाढ़। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर भी कई बात कहते हैं, क्योंकि सेना के जरिए 100 करोड़ का चेक सरकार को दिया गया प्रधानमंत्री राहत कोष में। लेकिन जो जानकारी आरटीआई के जरिए निकल कर आई वो इस बात की दिशा में ले जा रही है कि दरअसल पैसा तो किसी ने दिया ही नहीं। यानी सैन्य कर्मियों के एक दिन का वेतन जो कटने का मसला था वो तो कटा ही नहीं। फिर ये 100 करोड़ रुपए कहां से आ गए? शायद इसीलिए ये एक बड़ा सवाल हो पड़ा है कि एक तरफ तबाही के दौर में सेना ने मदद की, लेकिन वो 100 करोड़ कहां से कैसे आए? क्या ये जनरल सुहाग सिंह ने खुद निर्णय लिया? और इन सब को लेकर भी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत इसी रिपोर्ट से करते हैं, क्योंकि 100 करोड़ कहां गए, कहां से आए, है भी या नहीं है, या सिर्फ चेक है? ये खेल है क्या? इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर 15 जनवरी यानी आर्मी डे की है। सेना प्रमुख दलबीर सुहाग, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर की मौजूदगी में बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना के सभी अधिकारियों की तरफ से उनके एक दिन के वेतन का 100 करोड़ के चेक के रूप में सौंप दिया गया। चेक में रकम दर्ज नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर इस रकम का ब्यौरा बाकायदा दर्ज है। यह देखिए 100 करोड़ रुपए। यानी सेना ने जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 100 करोड़ रुपए की रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दी। लेकिन अब एक आरटीआई के जरिए ये जानकारी आई कि दरअसल ये 100 करोड़ दिए किसने, यही पता नहीं है। क्योंकि 20 मार्च 2015 तक सैनिकों की सैलरी से ऐसा कोई दान दिया ही नहीं गया। तो फिर 100 करोड़ के चेक का मतलब क्या है? देखिए, जैसा उन्होंने आरटी का जवाब दिया उससे तो ये लगता है कि अभी पैसा किसी का काटा ही नहीं गया। तो मेरा तो ये मानना है कि वो चेक कैश होने का मतलब ही नहीं है। चेक बाउंस होता है या उन्होंने मना किया हो पीएमओ को कि भाई हम अभी नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ना कुछ अनुरोध तो उन्होंने किया होगा। देहरादून में रहने वाले प्रभु डंडरियाल की तरफ से डाली गई आरटीआई के जवाब में सेना के सीपीआईओ लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव गुलेरिया ने जो जवाब भेजा उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि सेना के जवानों के वेतन से प्रधानमंत्री राहत कोष में कोई अनुदान नहीं दिया गया है और यह मामला अभी विचाराधीन है। और सूत्रों के मुताबिक जनरल सुहाग ने जब सैनिकों के एक दिन का वेतन राहत कोष में देने का ऐलान किया तो कई सैनिकों को बिना पूछे लिए ये फैसला नागवार गुजरा।
कुछ अधिकारियों ने तो कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट से इस प्रस्ताव को मंजूरी न देने के बाबत भी लिख डाला। विवाद बढ़ा तो उसके बाद कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट ने सेना मुख्यालय को सुझाव दिया कि वेतन काटने के लिए सैनिकों से सहमति पत्र जरूरी होगी। और इसके बाद इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए वॉलेंट्री कनेक्शन किया गया, यानी जो देना चाहे अपनी मर्जी से दे दे, लेकिन वेतन से नहीं दिया जाएगा। अब ये सवाल था कि जो वेतन से नहीं दिया जाएगा तो इस बाबत प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 करोड़ पहुंचे कैसे? आखिर ये रकम है कहां? और अगर राहत कोष में रकम नहीं पहुंची तो क्या सेना अब 100 करोड़ की ही रकम दान में देगी या महज ये एक चेक है? सेना में बिना सैनिकों की सहमति के प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 करोड़ रुपए जमा करने के मामले में सेना अब सफाई दे रही है कि पैसा जल्द जमा कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने की जल्दबाजी में सेना प्रमुख ने ये काम किया? वैसे आरटीआई कार्यकर्ताओं ने अब प्रधानमंत्री कार्यालय से आरटीआई के जरिए इस चेक के बारे में जानकारी मांगी है कि क्या वाकई चेक ही आया है या पैसा भी आ गया। तो इंतजार कीजिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस गड़बड़ झाले पर सफाई देता क्या है। देहरादून में दिलीप सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। जाहिर है बड़ी बड़ी तस्वीरें हर अखबार में चस्पा की गई थी। जिस वक्त 100 करोड़ का ये चेक दिया गया था उस दौर के अखबारों को उठाकर देखिए, हमने भी दिखाया था। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर अटक गया कि चेक और इस तरीके से सामने आना क्या वक्त की नजाकत को देखकर किया जाता है? और इससे इतर दिल्ली में भी क्या वक्त की नजाकत देखकर ही उपराज्यपाल मुख्यमंत्री के सामने आईना लेकर खड़े हो गए हैं? क्योंकि किसी भी राज्य में उपराज्यपाल या राज्यपाल जो रहता है, यह तो पूरा स्टेट नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, लेकिन राज्यपाल और सीएम के बीच इसका टकराव होता नहीं है। उस रिपोर्ट पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मौका इस बात का भी है कि दरअसल अब 1 बरस सरकार के जैसे जैसे पूरे होने नजदीक आ रहे हैं, जन कल्याण पर्व की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है पूरे साल पर्व मनाएंगे, लेकिन सवाल पूरे साल पर्व मनाने का नहीं है। सवाल यह है कि जिस बात का जिक्र सत्ता में आने से पहले आप कर रहे थे, सत्ता में आने के बाद आप बदल कैसे गए या बदल क्यों रहे हैं? रिपोर्ट देखिए। यह हंगामा 2 साल 8 महीने पहले का है। दिल्ली ही नहीं, देश भर में बीजेपी सड़क पर उतरी क्योंकि उसे रिटेल सेक्टर में एफडीआई मंजूर नहीं था। तब कांग्रेस रिटेल सेक्टर में 51% निवेश के लिए तैयार थी और बीजेपी के वही नेता सड़क पर विरोध कर रहे थे जो आज सरकार चला रहे हैं। जी, बीजेपी सरकार ने अब रिटेल सेक्टर में 51% निवेश के साथ मल्टीनेशनल कंपनियों को बहु ब्रांड स्टोर खोलने की इजाजत दे दी है। या यूं कहिए, उसे यूपीए सरकार की नीति को लेकर अब कोई परेशानी नहीं है। सरकार ने इस बाबत 12 मई को नोटिफिकेशन जारी कर अपनी स्थिति भी साफ कर दी। अलबत्ता बीजेपी से जुड़े व्यापारी नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि कल तक जिस पॉलिसी को लेकर बीजेपी उनके साथ खड़ी थी, अब उसी पॉलिसी को लेकर विरोधियों के विरोध में सरकार चल क्यों पड़ी है। तो ऐसे में अब वो करें तो क्या करें? हमने 8 जून को नागपुर में देश के सभी प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक बैठक बुलाई है और हम सरकार से मांग करने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन को तुरंत अब वापस लिया जाना चाहिए। सवाल तो अब सरकार से भी पूछा जा सकता है कि क्या वॉलमार्ट जैसी कंपनियां किसानों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गई हैं? आखिर जिस पॉलिसी का इस स्तर तक विरोध किया गया कि बीजेपी नेताओं के साथ समाजवादी और वामपंथी भी आकर खड़े हो गए, उस पॉलिसी पर चुपचाप फैसला ले कैसे लिया गया? और बीजेपी अब ये कहने से नहीं चूक रही कि उसमें कोई बदलाव आया नहीं है। जो हमारा एफडीआई को लेकर पहले विचार था कि एफडीआई खुदरा व्यापार में अर्थात रिटेल, मल्टी ब्रांड रिटेल में नहीं आना चाहिए, वो आज भी कायम है और सरकार का भी यही रुख है। असल में सवाल सिर्फ यू टर्न भर का नहीं है, बल्कि मनमोहन सरकार के दौर की आर्थिक नीति और मौजूदा वक्त की आर्थिक नीतियों में कोई फर्क भी नहीं है। हर किसी की लकीर एक ही हो चली है, ये प्रमिला दीक्षित की रिपोर्ट थी। लेकिन इन सब के बीच लकीर का जिक्र इसलिए क्योंकि सियासी तौर पर जब सत्ता मिल जाती है तब टकराव की स्थिति कमोवेश वही, और दिल्ली सरकार के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। और संयोग ऐसा है जैसे जैसे 100 दिन पूरे होने के नजदीक आ रहे हैं, एक दो नहीं कई मामलों में दिल्ली सरकार उलझती जा रही है। तो दिन अच्छे आम आदमी पार्टी के भी नहीं है। कम से कम शुक्रवार को तो यही लगा। आप नेता कुमार विश्वास की दिल्ली महिला आयोग के समन पर रोक लगाने की अपील को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर झटका दिया, तो उपराज्यपाल नजीब जंग ने तो दिल्ली सरकार की तमाम आपत्तियों को
सीधे दरकिनार करते हुए दिल्ली की ऊर्जा सचिव शकुंतला गामलिन को ही प्रभारी मुख्य सचिव बना दिया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने ही एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकायुक्त की गैर मौजूदगी को लेकर सीधे सवाल केजरीवाल सरकार से पूछा कि आखिर 18 महीने से दिल्ली में लोकायुक्त क्यों नहीं है, जबकि 500 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हैं। अगली तारीख इसमें 24 जुलाई की पड़ी है, तो उससे पहले इन लोगों को अपना जवाब देना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है, और अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ। यानी जिस लोकायुक्त और पारदर्शी प्रशासन की बात आंदोलन से लेकर सत्ता में आने तक केजरीवाल करते रहे, वही लोकायुक्त 18 महीने से दिल्ली में नहीं है, तो उसकी चिंता केजरीवाल को क्यों नहीं? ये सवाल तो है ही, लेकिन सवाल उपराज्यपाल बनाम केजरीवाल का भी है, क्योंकि हर बात पर ऐसे टकराव से विकास होगा भी तो कैसे? और इस बार तो मामला उससे भी बढ़कर है। दरअसल गुरुवार को दिल्ली के मुख्य सचिव के शर्मा 10 दिन की छुट्टी पर जाने वाले थे। दिल्ली सरकार के पास 4 सीनियर अफसरों की लिस्ट आई, लेकिन इस लिस्ट का कोई नाम केजरीवाल सरकार को पसंद नहीं था, तो सरकार की तरफ से 85 बैच के परिमल राय का नाम सुझाया गया, लेकिन उपराज्यपाल ने लिस्ट में शामिल शकुंतला गामलिन के नाम पर मुहर लगा दी। उधर उपराज्यपाल ने मुहर लगाई और इधर केजरीवाल सरकार ने बाकायदा एक वक्तव्य जारी कर दिया और शकुंतला गामलिन पर प्राइवेट बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग करने का आरोप तक लगाया। शकुंतला गामलिन का आरोप तो ये भी है कि केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार ने उन्हें बुलाया और ये कहते हुए ब्लैकमेल किया कि अगर प्रस्ताव स्वीकार किया तो बिजली कंपनियों से 60 गांठ का उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। गामलिन ने इसकी शिकायत उपराज्यपाल से की, तो उपराज्यपाल ने इसे गंभीर मानते हुए सीधे गृह मंत्रालय भेज दिया। केजरीवाल सरकार ने जब से अपनी दूसरी पारी शुरू की है, तब से विवादों से नाता ऐसा जुड़ा है कि टूटते नहीं टूट रहा। लेकिन ये जो नया विवाद केजरीवाल की सरकार से जुड़ा है, उसमें काफी कुछ अलग है। अलग इस लिहाज से क्योंकि सीधे सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने आरोप लगाए हैं, और इन आरोपों से बच निकलना इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि मामला अब सीधे गृह मंत्रालय तक पहुंच चुका है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। ध्यान दीजिए तो दिल्ली के केंद्र शासित राज्य बनने के बाद से ही सबसे मजबूत सरकार मौजूदा वक्त में दिल्ली में ही है। 70 में से 67 सीट। बावजूद उसके एक दूसरा सवाल यहीं से खड़ा होता है, क्या चुनी हुई सरकार के सामने उपराज्यपाल इस तरीके से खड़ा हो सकता है? और तीसरा सवाल, अगर केंद्र शासित राज्य है तो उपराज्यपाल कहीं ना कहीं केंद्र की नुमाइंदगी करते हुए साथ में खड़ा होता है, और चेक एंड बैलेंस यही होता है। मतलब जितने निकालिए, लेकिन इन सब के बीच दोबारा लौटिए केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी चीन में है, मेक इन इंडिया का जिक्र हो रहा है, लेकिन दुनिया जानती है मेड इन चाइना। और संयोग ऐसा है कि देश के भीतर सबसे मुश्किल हालात और किसी के साथ नहीं होते, गरीबी के बाद बीमारी के साथ होता है, और वहां इलाज देश में महंगा है। कभी आपने सोचा इलाज महंगा क्यों है? जी, मेडिकल के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ कोई इक्विपमेंट मेडिकल का बनता नहीं है, और बाहर से जो आता है वो लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा होता है, तो उसमें भी मेड इन चाइना। जरा रिपोर्ट देखिए। शुगर जांच के लिए ग्लूकोमीटर हो या ऑक्सीजन जांच के लिए ऑक्सीमीटर, हॉस्पिटल में बिछे ये बेड हो या फिर बड़ी बड़ी डायग्नोसिस मशीनें, ये सभी विदेशों से खरीदी जाती हैं, क्योंकि हमारे देश में इलाज और अस्पताल की जरूरी चीजें बनती ही नहीं। देश का आलम तो यह चला है कि तकरीबन 70% उपकरण विदेशी ही होते हैं, और उनमें से 40% सामान चीन का बना हुआ होता है। तो पहला सवाल यही है कि मेक इन इंडिया पर जब मेड इन चाइना अभी भी भारी है, तो क्या मेडिकल सामान भारत में बने, इसकी कोई प्राथमिकता सरकार के पास है या नहीं है? तो फायदा तो पेशेंट को भी जाएगा और आम आदमी को भी जाएगा, और सबसे बड़ा जो फायदा है गवर्नमेंट को भी जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। तो एक्चुअली अगर कोई इंडिया में बढ़ाता है ये चीज़ें, इट्स वेरी गुड फॉर द कंट्री। दरअसल देश में मेडिकल का सामान बनने लगे तो फिर इलाज भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि देश में बनने वाले मेडिकल सामानों की कीमत दुनिया के बाजार से खरीदे जा रहे मेडिकल इक्विपमेंट की तुलना में 4 से 5 गुना महंगे होते हैं। और असर इसी का है कि भारत में मेडिकल इक्विपमेंट के इंपोर्ट में इस दौर में 200 गुना तक की वृद्धि पिछले 5 बरस में हो चुकी है।
मेक इन इंडिया अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको वो प्रोविज़न बनाने हैं जिससे बजाय बाहर से इंपोर्ट करने के दूसरे कंट्री से आप यहीं पे कर सकें। सरकार को यह तो समझ में आ गया है कि मेडिकल उपकरण बनाने के मामले में चीन का दबदबा है, लिहाजा इस मामले को लेकर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई। टास्क फोर्स ने देशी मेडिकल उपकरणों को बढ़ावा कैसे मिले इस पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। लेकिन सवाल तो रिपोर्ट को अमली जामा पहनाने का है, क्योंकि कागजों पर सुझाव आने के बाद फैक्ट्रियां खुली नहीं है और एसोचैम की रिपोर्ट बतलाती है कि देश में सिर्फ 3 ही राज्य हैं जहां मेडिकल उपकरण बनते हैं। भारतीय उद्योगों के सामने चीनी बाजार को टक्कर देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना यही है कि आने वाले समय में किस तरह से मोदी का मेक इन इंडिया मंत्र भारतीय बाजारों से विदेशी सामान को कम करता है और एक आम आदमी को देसी सस्ता टिकाऊ सामान उपलब्ध करवाने में सफल हो पाता है। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन के साथ अनुजैन रोहतगी, दिल्ली, आज तक। चीन की खासियत कीजिए या भारत की मुश्किल कहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति को मेड इन चाइना चाहिए, रईस से रईस व्यक्ति को भी मेड इन चाइना चाहिए और उन सब के बीच मेक इन इंडिया का नारा है और प्रधानमंत्री चीन में है। लेकिन आइए, हमने शुरुआत में कहा था कि आपको बतलाएंगे, दरअसल पेट्रोल की कीमत भारत में अगर बढ़ रही है तो दुनिया के वैसे देशों में क्या कीमत, और यह भी कि नहीं 2013, 2014, 2015 भारत में औसतन निकाला गया 2013 में 74 रुपए 45 पैसे, 68 रुपए 71 पैसे 2014 में और आज की तारीख में 66 रुपए 29 पैसे। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में क्या कीमत है। पाकिस्तान में आज की तारीख में 42 रुपए 99 पैसे, चीन में भी भारत से कम है 63 रुपए 52 पैसे, ऑस्ट्रेलिया में भी कम है 58 रुपए 35 पैसे, जापान में 2 रुपए जरूर ज़्यादा है 69 रुपए और अमेरिका में कम है 40 रुपए 53 पैसे। ये एक स्थिति है जिसके जरिए समझा जा सकता है कि दरअसल चाहे वो विकसित देश हो या भारत के पड़ोस के देश, वहां पर तेल की कीमत क्या है। और भारत को लेकर जब से खुले बाजार में तेल डाल दिया गया है तो ऐसे में क्या वाकई एक्साइज ड्यूटी हो या बाकी टैक्सेस हो, उसके जरिए जनता पे ही बोझ तेल का पड़ता है।